FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और यकीनन मुंतज़िर होंगे हमारे आज के प्रोग्राम के। थोड़ा सा कभी कभी आपको पता है कि कभी कभी थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाती हैं क्योंकि मसाइल बहुत सारे, ट्रैफिक के मसाइल, कभी कोई मसला, और फिर हमारे गेस्ट आते हैं, कभी कभी वो रास्ता कोई मैप उन्हें कभी किसी गली में ले जाता है, कभी किसी गली में। गूगल के मैप है, जहाँ मर्जी ले जाए भाई, वो बड़े लोगों का मैप है, बड़े लोग जहाँ मर्जी ले जाए जाना पड़ता है। तो खैर बार हमारी मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं, यकीन अगर आप वीडियो पर देख रहे हैं तो यकीन आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ हमारी आज जो मेहमान है वो फीमेल हमारी हैं और इनका ताल्लुक जो है मीडिया से बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। अब मैं चैनल बहुत सारे नाम गिनना शुरू करूँ, बड़ी लंबी लिस्ट है वो, मतलब पीटीवी से हम शुरू करें तो पीटीवी तो है ही है, पीटीवी के अलावा अगर प्राइवेट चैनल की तरफ आ जाएंगे तो एनटीएम का दौर था, एनटीएम हो गया, फिर उसके बाद हम इन सब को छोड़ के एक बड़ा चर्चा माजी में होता था जो है वो स्टार प्लस का, तो स्टार प्लस भी है। तो इस लिस्ट में सारे चैनल एयर वाई और तमाम जियो और तमाम चैनल शामिल हैं। तफसीली गुफ्तगू हम यकीनन जब बात करेंगे तो आज एक बस और इसी हवाले से एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर और उसके अलावा फिर प्रोग्राम एज अ इंटरव्यू भी बहुत सारे प्रोग्रामों में किए और डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्रामों को इन्होंने कवर भी किया और उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही सीनियर, माशाल्लाह मीडिया के बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर पर्सन समीना असलम हमारे साथ मौजूद, तो खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका अजमल साहब मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। बिग ऑनर फॉर मी। थैंक यू जज़ाकल्लाह। और उम्मीद है कि रेडियो पर आप पहली बार ही आई हमारे? जी एक आध बार पहले रेडियो पाकिस्तान का। ये रेडियो पाकिस्तान है ये FM 100 पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। वो रेडियो पाकिस्तान का दौर भी अलग है ना, वो अगर वैसे देखा जाए तो रेडियो पाकिस्तान का जो दौर अलग ही दौर था, आपने तो माशाल्लाह देखा ही होगा वो दौर। ये ज़रा सा जदीद में आ गए हम लोग। FM इंडस्ट्री जब आई तो FM का पहला रेडियो, इंडस्ट्री का पहला रेडियो FM 100 पाकिस्तान है जो 23 मार्च जो है 1995 में लॉन्च हुआ था और उस वक्त से माशाल्लाह ये मतलब न्यू बॉर्न हुआ, फिर घुटनों चला, चलता दौड़ते माशाल्लाह जवान हो गया। ये सबसे ज़्यादा आपको इसका क्रेडिट इस बात का जाता है कि आप यू आर वन ऑफ द पायनियर्स। और पाकिस्तान में जब ये FM रेडियो शुरू हुए तो आप डे 1 से FM 100 के साथ मुंसलिक हैं, जिसके लिए आपको बहुत मुबारक। थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपका इंटरव्यू, वो आपका इंट्रो अगर देता तो बड़ा तफसीली इंटरव्यू, मतलब पूरा तफसीली, अब वो चैनल के हवाले से करता तो बड़ी लंबी लिस्ट है माशाल्लाह से। आपकी कोई एक हो तो बताऊँगी भाई कि अब इतने सारे चैनल में इब्तिदा कहाँ से हुई, कैसे मतलब मीडिया में आने की कोशिश कैसे कर लिया आपने उस दौर में कि जब ख़वातीन के लिए तो बड़ा मतलब मीडिया ही अच्छा नहीं समझा जाता था? जी अजमल साहब, ऐसा है कि मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जब से मैं मीडिया में आई हूँ तो अगर मैं कभी किसी का इंटरव्यू करने गई तो मुझसे हमेशा जो सवाल आपने कहा तकरीबन हर पर्सनालिटी ने मुझसे पूछा कि आप इस फील्ड में कैसे हैं, क्योंकि जब मैं आई तो दिस इज मोर देन 2 decades अगो, 20 साल से भी ऊपर, तकरीबन 25 साल। तो उस वक्त तो ख़वातीन बिल्कुल भी कोई नहीं होती थी प्राइवेट प्रोडक्शन में एंड आई वाज द ओनली वन। तो जब मैं कहीं जाती थी शूटिंग्स पे तो मुझसे पूछा जाता था, तो मैं ये बताऊं कि मैं इस फील्ड में ऐसे आई कि बचपन से फोटोग्राफी का तो शौक था ही, बड़े होते होते फिल्म मेकिंग का भी शौक था, मगर वो दिल ही दिल में था। ये कभी इस बात का मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया और क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। तो सबके पेरेंट्स डॉक्टर ही क्यों बनाना चाहते हैं, मतलब ये समझ में नहीं आई। जी, मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे एंड ही वाज एट अ वेरी रिस्पांसिबल पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो खैर क्योंकि मेरे फैमिली में पहले से ही डॉक्टर्स काफ़ी थे, मेरी दादी भी डॉक्टर थी प्री पार्टीशन। उस जमाने में इट वाज अ बिग थिंग कि अगर कोई खातून डॉक्टर है, वो बहुत बड़ी बात थी। और फिर उसके बाद मेरे ननियाल और ददियाल में दोनों में लेटर ऑन डॉक्टर्स बहुत थे। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, मगर मेरी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी। तो फिर ये हुआ कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी सेंट जोसेफ्स कॉलेज से, उन दिनों मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि कोई टीम आई हुई है बाहर से, पाकिस्तान से बाहर से, और उनको यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटर चाहिए या कोई चाहिए जो उनको असिस्ट करे प्रोडक्शन में, और वो लोग पाकिस्तान फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। लंदन से आ रही थी वो टीम। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें बड़ा शौक है, क्योंकि बचपन में और टीनेज में फोटोग्राफी तो मैं करती ही रही, लेकिन इसके बाद लेटर ऑन
पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड चला था, वो छोटे वीडियो कैमरास का, कैमकॉर्डर कहते थे। कैमकॉर्डर वो मेरी अम्मी ले आई थी, कभी बाहर ट्रिप पे गई तो वहां से वो मेरे लिए ले आई थी। तो वो भी मैं बहुत यूज करती थी शौक से, तो और ज्यादा शौक डेवलप होता गया। तो वो मुझे मौका मिला कि उस टीम के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट, जो लंदन से आए हुए थे, तमाम गोरे थे और वो यहाँ के बिल्कुल लॉस्ट थे, क्योंकि वो पहली दफा उनका एक्सपीरियंस था, पता ही नहीं था क्या यहाँ पर क्या कहानी। उनके साथ मैंने काम किया। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि कुछ जो जर्मन कल्चरल सेंटर है और अमेरिकन कल्चरल सेंटर, दोनों ने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की कि मैं फिल्म मेकिंग के कोर्सेज कर सकूं वहाँ। अच्छा, गुड। और टीवी प्रोडक्शन एंड फिल्म मेकिंग, तो वो मैंने उनके साथ किया अपनी पढ़ाई के दौरान ही। और जब ग्रेजुएशन के बाद एवरेडी पिक्चर्स अपना फर्स्ट टाइम जिसके ओनर मिस्टर सतीश आनंद साहब हैं, वो अपना टीवी प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने वाले थे। अच्छा जी, उस वक्त तो उन लोगों का ऐड आया डॉन न्यूज़पेपर में। अच्छा। तो मेरी बहन है, माय यंगर सिस्टर आयशा, उसने वो इत्तेफाक से वो ऐड देख लिया, मेरी तो नजर से भी नहीं गुजरा था। अच्छा। उसने कहा कि आपको इतना शौक है इन चीजों का, तो आप क्यों नहीं यहाँ पे अप्लाई करती। तो मैंने अप्लाई किया और लकीली मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। सतीश आनंद जी के ऑफिस से फौरन ही सेकंड डे फोन आ गया और मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। और उससे यहाँ पे सिलेक्शन से पहले एक तो मैंने ब्रिटिश टीम के साथ काम किया, उसके अलावा अमेरिकन कल्चरल सेंटर और गोएटे जो जर्मन वहाँ से मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुकी थी। तो मेरा एवरेडी में सिलेक्शन हो गया और उस दिन से लेके आज तक, मोर देन 20 years ago, मैं आज तक उनके साथ मुंसलिक हूँ और मैं अपनी प्राइवेट प्रोडक्शंस भी इंडिपेंडेंटली भी करती हूँ। तो पीटीवी से भी आपका ताल्लुक रहा, तो पीटीवी से कैसे, मतलब यहाँ से एवरेडी के साथ साथ पीटीवी के साथ कैसे ताल्लुक रहा? जी सर, पीटीवी के साथ ऐसे ताल्लुक रहा कि एवरेडी पिक्चर्स बीइंग अ प्रोडक्शन हाउस, हम कंट्री के सारे लीडिंग चैनल्स के लिए प्रोग्राम्स बनाते थे, जिसमें सबसे पहले एनटीएम, जिस तरह से आपने फरमाया जी, लाजमी शुरू में दौर था एनटीएम का। जी, एनटीएम तो सबसे पहले हमने उनको म्यूजिक चैलेंज और एक्टिंग चैलेंज सुपर डुपर हिट प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करके दिए। उससे बहुत सारे लोग निकले जो आज बड़ा नाम पैदा जी, बहुत सारे लोग हैं, लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्टर्स एंड सिंगर्स। तो एक्टिंग चैलेंज और म्यूजिक चैलेंज के बाद फिर हमने जियो टीवी को प्रोग्राम्स बना के देने शुरू किए, फिर जियो टीवी आ गया था, उसके बाद हम टीवी, फिर ARY, और इस तरह से पूरे जितने भी आप चैनल्स के नाम उंगलियों पे गिन लीजिए, जितने भी लीडिंग चैनल्स हैं एवरेडी पिक्चर्स ने और मैंने उनके साथ मिलके हमने इनको प्रोग्राम। और अभी भी ये कि अगर एंटरटेनमेंट के हवाले देखा जाए बहुत, तो एवरेडी के पास सारे प्रोग्राम, मतलब लोकेशन देखा जाए तो मैं भी एक दो ड्रामा में किया, तो उनका वो हमारी जो रिकॉर्डिंग थी वो नीचे स्टूडियो में, एवरेडी के नीचे स्टूडियो में हुई थी वो। तो वो ड्रामा में तो अभी भी सब साथ साथ चल ही रहा है माशाल्लाह। मैं कहती हूँ वो ओल्डेस्ट कंपनी एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी है इन द फील्ड, और मेरी गुड लक है कि मुझे इतने अच्छे बॉस और इतना अच्छा ट्रेनिंग हाउस मिला कि वहाँ मेरी ऑन द जॉब और मजीद ट्रेनिंग भी होती रही दूसरी जगहों के अलावा। और सतीश जी जो हैं वो बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग पर्सन, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी एंड अ वेरी वेरी नाइस एंड काइंड एंड प्रोफेशनल बॉस हैं, कि उनके सब चीज़ें जो है वो सारी बहुत ही प्रोफेशनल वे में करते हैं। तो मेरी ये गुड लक रही कि मैंने अपना तमाम। तो आपके इब्तिदा जो हुई तो आपने क्या, मतलब एज ए डायरेक्टर आपने वहाँ काम शुरू किया, कैसे रहा, क्या सिलसिला? एज ए डॉक्यूमेंट्रीज को आपने कवर किया, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह बहुत बड़ी प्रोफाइल, बहुत बड़ी है। जी सर, मेरी इब्तिदा ऐसी हुई, उसमें भी मेरी गुड लक भी है और मेरे पेरेंट्स की दुआ भी है कि मुझे जो पहला प्रोजेक्ट एवरेडी पिक्चर्स में मिला वो एक्टिंग चैलेंज का था, गालिब कमाल उसका होस्ट, और उसको मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे उसमें काम मिला मैडम सुल्ताना सिद्दीकी के साथ। क्या बात है, वो क्या बात है। जी, वो भी फर्स्ट प्राइवेट प्रोडक्शन करी थी, माशाल्लाह से मोस्ट सीनियर प्रोड्यूसर एट पीटीवी, लेकिन उनकी वो फर्स्ट प्राइवेट प्रोडक्शन थी। तो वो एवरेडी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो 2000 की बात होगी जी, बहुत साल। जी, तो वो मेरी उस्ताद थी। तो कुछ गोरों के अलावा जिन्होंने शुरू में मुझे ट्रेन किया, उसके अलावा जो मेरी पहली यहाँ लोकली जो उस्ताद थी वो मैडम सुल्ताना सिद्दीकी, और तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। फिर उनके इसी तरह से मैं आगे फिर करती गई। तो एज अ डायरेक्टर, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टर आप करती जी, फिर मैं डायरेक्शन की तरफ आई, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिला जब मुझे एज ए डायरेक्टर प्रोग्राम्स दिए गए।
तो मुझे सुल्ताना मैम बताती थी कि समीना तुम्हारा ये टैलेंट है कि तुम इतनी जल्दी डायरेक्टर की पोस्ट पे आ गई, वरना उन्होंने कहा हमारे पीटीवी में तो ये होता है कि आधी आधी जिंदगी लोग असिस्टेंट डायरेक्टर की असिस्टेंट भी चल रहे जी चलते हैं और वो सीख ही रहे होते हैं, और वो डायरेक्टर सामने कंट्रोल रूम में बैठा होता है और उन एडीज की आधी जिंदगी गुजर जाती है पीछे खड़े हुए, वो पीछे खड़े हुए सीखते रहते हैं। तो वो मुझे असल में सीखते नहीं, सॉरी आपकी बात कर रहे हो, सीखते नहीं है असल में, वो जो आगे बैठे होते हैं वो उनको आगे आने का मौका नहीं देते। हमारे ये तो पाकिस्तान का हमारा ये बड़ा रहा है ना ये, मतलब वो क्या कहीं भी आप देख लें, मतलब जो सीनियर्स जो हैं जो हमारे, वो खासतौर पे जहाँ पर ऐसी जगह आ जाए ना, वो फिर जरा कुर्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं जी, लेकिन मौका नहीं देते। जी सर, लेकिन मेरी गुड लक ये रही कि मुझे बहुत ही अच्छी टीचर और प्रोड्यूसर मिले, प्रोड्यूसर सतीश आनंद जी और मेरी उस्ताद सुल्ताना मैम, के उन्होंने मुझे सपोर्ट और हौसला अफजाई बहुत की मेरी। और चंद लोग ऐसे हैं मतलब अच्छे, सतीश साहब तो वैसे भी उनके बारे में सुना भी है माशाल्लाह, उनके बहुत अच्छे इंसान हैं वो, और बड़े मिलनसार, बहुत मतलब एप्रिसिएशन देने वाले बंदे हैं। और सुल्ताना मैम ने मुझे बहुत ज्यादा सिखाने के साथ साथ उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया। जरूरी जो एक्टिंग चैलेंज प्रोग्राम था और म्यूजिक चैलेंज दोनों में लाइव ऑडियंस होती थी, 200-300 लोग होते थे, भरा होता था, हॉल भरा होता था उसमें बिल्कुल। तो वो हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मुझसे कहती थी कि समीना स्टेज पे जाके ऑडियंस से बात करो, अभी कैमरा रोल होना नहीं शुरू हुआ। तो मैं तो बहुत ही शाय और बहुत ही प्राइवेट पर्सन थी, तो मैं उनसे कहती थी मैम मैं जाके क्या बात करूं लोगों से। वो कहती थी नहीं करो, मैं कहती थी क्या करो, वो कहती थी नहीं जाके कुछ भी बात करो, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा मतलब आप फ्रैंक हो जाओगी, जरा अच्छा काम करने में आसानी रहती है। तो हमें जाके ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड करना पड़ता था कि जब प्रोग्राम शुरू होगा तो आपने क्या करना है, ये नहीं कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, वो नहीं कीजिएगा, बिल्कुल क्लैपिंग कीजिएगा, और आपको बीच में बातें नहीं करनी है, फोन नहीं इस्तेमाल करना है, शूटिंग के दौरान उठ के बाहर नहीं जाना है। तो ये सब बातें मैं जाके स्टेज पे बताती थी, उससे भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। सही बात है ये, बिल्कुल जनाब। और इस वक्त हमें बहुत सारे दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मैं आप सबको भी अपने साथ साथ लेकर चलूँगी यकीनन। हम आते हैं कुछ अपने लाइव कमेंट्स की जानिब, क्योंकि फेसबुक पर ये प्रोग्राम आप यकीनन रेडियो पर तो हमें सुन ही रहे हैं, और उसके साथ साथ अब आपको पता है कि जब से सोशल मीडिया के दौर आया, तो अब ये प्रोग्राम हमारा जो आप FM रेडियो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, फेसबुक पे लाइव वीडियो आप देख रहे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं FM रेडियो पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज facebook.com/FM247365 पे आप जाएंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे पेज पर देख सकते हैं, ये प्रोग्राम मौजूद है वहाँ पर, और हम लाइव वीडियो में और आपके कमेंट्स हम शामिल करते हैं। अजीम अफजल कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम, वाओ थैंक यू जी, और कहते हैं आपकी नज़र नहीं आ रही, आपकी आप गैस नज़र नहीं है समीना बाजी, क्या नज़र नहीं आ रही भाई, समझ में नहीं आई कि मतलब क्या समीना बाजी नजर तो आ रही सामने यार, और कहाँ से देखेंगे, क्या करें। मेरे ख्याल से मैं माइक के पीछे छुप गई हूँ, माइक बड़ा है और मैं वो है थोड़ा सा बहुत मस्त है, मगर वैसे तो नजर आ रही है माशाल्लाह। वो कह रही नजर नहीं आ रही, तो उनका ढूंढ ले थोड़ा सा, आप वो कहते हैं माइक्रो देख के आपको नजर आ जाएंगे, बेफिक्र है। उसके बाद इंडिया से हमें देख रहे हैं जनाब शम्स रजा, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम अस्सलाम शम्स, कैसे आप ठीक ठाक है, खैरियत से। और उसके बाद जनाब भी कहते हैं गेस्ट को भी मेरी तरफ से सलाम जी। जी, ये इंडिया से है, देखते हैं इंडिया से। और उसके बाद जनाब अजीम अफजल कहते हैं कि मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज की सलमा माजी और नईमा गरज को ज़रूर आप ड्रामों में शामिल करें। और सलमा ज़फ़र तो यार, सलमा ज़फ़र तो आती ड्रामों में, सलमा ज़फ़र तो ड्रामों में आती हैं। अब मैं क्या आपने वो ड्रामे देखे नहीं होंगे, सलमा ज़फ़र तो बड़ी पुरानी आर्टिस्ट हमारी, वो तो मेरे प्रोग्राम में भी, इस प्रोग्राम में भी आ चुकी हैं सलमा ज़फ़र तो। और उसके साथ जनाब उसके बाद फिर जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल खालिक साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। और आपने हमें ज्वाइन किया ज़िला तौसा शरीफ से हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। शम्स कहते हैं बहुत ही अच्छी गुफ्तगू है, बहुत शुक्रिया आपका। और आते हैं कुछ कमेंट्स की जानिब, बात हम हो रहे थे कि शम्स रजा कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह शोभाई थैंक यू जज़ाकल्लाह, खुश हैं। राबिया जावेद ने हमें ज्वाइन किया और कहती हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम जी, और आप दोनों को हम दोनों को सलाम किया उन्होंने, वालेकुम सलाम। और उसके बाद कहती हैं शो और वॉइस अच्छी हैं और आपकी गेस्ट माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जज़ाकल्लाह शम्स रजा, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद मानी चाव ने भी हमें ज्वाइन किया, कहते हैं सलाम। वालेकुम सलाम मानी, कैसे? हाँ, और मानी के बाद हमें ज्वाइन किया जनाब उमर रियाज साहब ने मैनचेस्टर यूके से, ये हमारे साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं सलाम शोभी भाई, वालेकुम सलाम एंड गेस्ट,
आप दोनों का सलाम जी। बहुत शुक्रिया भाई। और उसके बाद आई एग्री दैट देयर आर मैनी हर्डल्स मेड इन फॉर द जूनियर्स इन पाकिस्तान। ये तो आपको पता ही तो है ही, हमारे यहाँ तो भाई हर्डल्स नहीं होंगे तो ये पाकिस्तान कैसे होगा। हम इन तमाम चीज़ों से गुजर के तो इंसान पहुँचता है फिर। और उसके बाद फिर जनाब दी सीरियस डोंट इम्प्रूव हिमसेल्फ और दी लेट दी न्यू टैलेंट कम फॉरवर्ड। उसके बाद फिर मानी चौ आते हैं कि हाउ आर यू जी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आपसे भी उन्होंने हाल पूछा है मानी चाव ने, और कह रहे हैं मैं इस वक्त जो है ड्राइव कर रहा हूँ और मैं आर्ट्स काउंसिल की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल जा रहे हैं। और मानी हमारे सीनियर और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, डांस आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। शीमा किरमानी जी के साथ इन्होंने बहुत किया, बल्कि अब इंडिपेंडेंटली करते हैं और बहुत अच्छा क्राफ्ट और आर्ट भी बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं। ये भी मेरी लिस्ट में है जी। आप याद रखिएगा, आपको भी किसी दिन मेरा फोन आएगा मानी, बिल्कुल आपको भी हमने बुलाना है बिल्कुल। और जनाब कहते हैं माई डांस एग्ज़ाम, इनका डांस एग्ज़ाम है वहाँ पर, एंड हैड दैट योर ओन एफएम100। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और अच्छा बात हो रही थी अभी आपके हवाले से, क्योंकि अब सारे पाकिस्तानी बात है, तो आपने इसके साथ साथ फिर आपने स्टार प्लस इंडिया के लिए भी बहुत काम किया, तो इंडिया तक कैसे बात की, निकली कैसे, वहाँ तक कैसे पहुँची जी? इस तरह से निकली बात के इंडिया में तो आपको पता ही पाकिस्तानी प्रोग्राम्स बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मशहूर हैं। तो एवररेडी पिक्चर्स को ऑफर आई थी इंडिया से, इंडिया के स्टार प्लस जो चैनल है, उन्होंने कहा हम यहाँ पे कॉमेडी प्रोग्राम को वीकली कर रहे हैं। तो सतीश आनंद जी से उनका राब्ता हुआ, तो सतीश जी ने उनको सजेस्ट किया कि अगर उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी आके परफॉर्म करें तो अच्छा नहीं रहेगा। तो वो तो बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा क्या ये पॉसिबल है? तो और जितनी बार भी मैं इंडिया गई मैंने देखा कि वहाँ पे उमर शरीफ साहब की अमेजिंग पॉपुलैरिटी थी एज अ कॉमेडी आर्टिस्ट, और ये कॉमेडी शो ही था जिसकी बात हो रही थी, लाफ्टर चैलेंज की बात जी। तो उन्होंने, ये था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ऑन स्टार प्लस। तो सतीश जी ने कहा जी मुमकिन है, हम आपके लिए भिजवाते हैं। उन दिनों में वीज़ा अक्वायर करना इतना मुश्किल नहीं था और दोनों कंट्रीज के हालात भी कुछ बेहतर उस वक्त जी, कुछ बेहतर थे। तो हमें स्टार प्लस से ऑफिशियल इनविटेशन आया और यहाँ से पाकिस्तान से हम कॉमेडी आर्टिस्ट जो हैं वो लेके और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, और वो बहुत बहुत सक्सेसफुल रहा वो प्रोग्राम। और अभी जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स या आपके इंडियन व्यूअर्स जिस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ज़रूर याद करेंगे इस बात को कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का जो सीजन 2 था वो उनको पूरे पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने टेक ओवर कर लिया था। हाँ, तकरीबन ऐसे रहा हकीकत जी। मैं यहाँ से 12 कॉमेडी आर्टिस्ट लेके गई थी इंडिया, और मैं उस प्रोग्राम की एज ए को प्रोड्यूसर। तो आप यकीन कीजिए कि वो जो उसमें जजेस थे या जो सेलिब्रिटीज़ आते थे वो इतना अप्रिशिएट करते थे इस बात को। उसमें नवजोत सिंह सिद्धू, शेखर सुमन जी, ये लोग सब थे इसमें जजेस। तो सिद्धू जी तो कहते थे कि समीना ये तो आपने पूरी क्रिकेट टीम बना दी, आप तो 12 आर्टिस्ट लेके आई। और वो 12 के 12 आर्टिस्ट अजमल भाई द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के सीजन 2 में लास्ट राउंड तक पहुंचे, विन करते करते, और उसको विन किया हमारे आर्टिस्टों ने। रऊफ लाला साहब विनर थे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर, और रनर्स अप में भी पाकिस्तानी ही थे, काशिफ खान और ये सब, इन लोगों ने विन किया। अली हसन, इरफान मलिक, ये सब, शकील सिद्दीकी, बिल्कुल मतलब जी, एयाज समू भी उसमें गए, ये सब थे। तो आप सोचिए 12 आर्टिस्ट, तो वो तो पूरा पाकिस्तान ने विन किया था, वहाँ पूरी प्रेस में आया, सारे टीवी चैनल्स पे, और जियो टीवी पे ये हेडलाइन न्यूज चली थी यहाँ पाकिस्तान में जब रऊफ लाला ने विन किया। ये पहला मौका था कि जब हमारे पाकिस्तानी हमारे कॉमेडियन जो वहाँ इतने भरपूर परफॉर्म उन्होंने किया और उन्होंने वहाँ अपनी धाट बिठा दी वहाँ पर। बिल्कुल ये पहला मौका, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। जी जी जी, ऐसा पहले बिल्कुल कभी नहीं हुआ था, मतलब शायद कभी अच्छा वो पता मैं ख्याल में कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी होगा। मैंने उन आर्टिस्टों को, वो सारे आर्टिस्ट मतलब आर्ट्स काउंसिल में मुलाकात उनसे होती थी, मतलब वहाँ से पहले उनको मैंने जो देखा जिस हाल में देखा, उसके बाद देखा तो बदल ही गया भाई। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी मार्केट वैल्यूज, उनकी पॉपुलैरिटी, सब चीज़ों में अल्लाह मियाँ ने बहुत इजाफा किया और वो बहुत माशाल्लाह से सक्सेसफुल रहे और आज तक भी
वो लोग पहचाने जाते हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की। अच्छा, ये ड्रामों का सिलसिला तो है, उसके अलावा तो ये हमारे ड्रामों को मतलब उनके साथ मिलकर प्रोड्यूस करने का सतीश साहब ने कोई ऐसा अभी तक प्रोग्राम नहीं बनाया कि हमारे ड्रामे इंडिया में मतलब उनके साथ को प्रोडक्शन में अगर बने, ताकि थोड़ा सा और इससे भी चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। एक्चुअली अजमल भाई, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड के जो टीवी प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, वो लोग तो बहुत चाहते हैं कि कोलैबोरेशंस हों और जॉइंटली बने, लेकिन हमारी कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन, कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन चीज़ों को अलाउ नहीं करते। अगर आप मीडिया को देखें और पब्लिक को देखें, आप खुद ही देख लीजिए कि पाकिस्तानी ड्रामों के वहाँ कितनी ज़बरदस्त फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा आज भी, मतलब इस वक्त भी पाकिस्तानी म्यूजिक वहाँ कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेहदी हसन साहब से लेके मैडम नूर जहाँ और रेशमा और राहत फ़तेह अली साहब, नुसरत फ़तेह अली साहब, और भी आतिफ असलम, अली ज़फ़र, ये बेतहाशा मशहूर है वहाँ। शफकत अमानत अली साहब, जब मैं इंडिया वहाँ पर्सनली जाती हूँ उस वक्त मैं खुद लोगों से सुनती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ पे उनकी कितनी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है। लेकिन सैडली अभी फॉर द टाइम बीइंग तो नहीं लगता कि कोई कोलैबोरेशंस हो सकेंगी। हमारी विश तो बहुत है। हाँ, होना चाहिए ना। जब ये देखें ना, हमारे ड्रामों को वहाँ इतना लाइक किया जा रहा है, सब कुछ है। अच्छा, फिल्म के हवाले से एवरेडी जो है वो यकीनन फिल्में भी बहुत सारी, तो फिल्म के हवाले से क्या हमारी जो फिल्म पहले थी, माजी की जो फिल्म थी और आज की फिल्म, आप क्या समझती हैं ये दोनों एक जैसी, ये फिल्म उस मुकाम तक पहुँच सकी जो माजी की इंडस्ट्री हमारी थी? सर, कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ पा रही हमारी आजकल की फिल्में। उसका मुझे तो, हालांकि जो प्लस पॉइंट्स हैं, नया टैलेंट सामने आ रहा है, नया टाइप का म्यूजिक सामने आ रहा है हमारी फीचर फिल्म्स में, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन जो फिल्म का सेलिंग पॉइंट होता है, जो फिल्म को एक यादगार चीज बनाती है, वो कंटेंट है, वो स्टोरी है, वो डायरेक्शन है, तो वो क्यों नहीं, वो म्यूजिक है। तो आई थिंक कि लोगों को जो इस हालांकि कुछ फिल्मों ने बहुत अच्छी बिजनेस की है, और ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स मेरे कोलीग होते थे एवरेडी पिक्चर्स में, और देन ही मूव्ड ऑन टू फ्रॉम टीवी टू फिल्म्स। नदीम बेग साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, बहुत सक्सेसफुल फिल्म्स दी हैं। इसी तरह से सैयद नूर साहब हैं, वो भी एक आइकॉन है हमारी इंडस्ट्री के, और न्यू जनरेशन में नदीम बेग। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको थोड़ा अपने काम में, अपनी चीज़ में थोड़ा परसिस्टेंस की ज़रूरत है। कुछ नॉलेज गेन करें, कुछ एक्सपीरियंस गेन करें, फिर फिल्म बनाएं। तो आई थिंक कोई लास्ट। अच्छा, फिल्म और ड्रामे में दोनों में एक्सपोजिंग का आप क्या फ़र्क होता है वैसे? मतलब लाजिम फिल्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, ड्रामा एक अलग है, छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन में क्या चीज़ें, मतलब डिफरेंट क्या होता है? सर, अगर आप एक्सपोजर के हिसाब से बात करते हैं तो क्योंकि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत ही छोटी स्मॉल स्केल पे है, इट्स वेरी स्मॉल, तो इसलिए फिल्म में जो लोग आते हैं उनको एक बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर मिलता है हमारी छोटी इंडस्ट्री होने की वजह से। और हालांकि दूसरी कंट्रीज में आप देख लीजिए, इंडिया तो है ही है, हॉलीवुड को छोड़ के उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, उसका मुकाबला लेकिन इंडिया इज अ बिग ह्यूज इंडस्ट्री और फिल्म्स की। और इसी तरह से ईरान है, जापान है, और दूसरी कंट्रीज हैं, वहाँ पे फिल्म में जो आर्टिस्ट आते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि उनकी फील्ड इंडस्ट्री बड़ी है। बस और हमारे यहाँ ड्रामे को माशाल्लाह बहुत एक्सपोजर है, वो घर घर देखा जाता है, हर जगह जाता है। और अब तो ये इंटरनेट का ज़माना और इन चीज़ों के ज़माने से ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे ड्रामे पसंद किए जाए। तो आई थिंक कि टुडे ड्रामे का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, इसी वजह से कि उसकी रीच ज़्यादा लोगों तक है। अच्छा, हमारे ड्रामों को ये भी तो देखें ना, हमारे हम जो डायरेक्टर्स हैं या हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने अपने ड्रामों को बड़ी स्क्रीन पर डाल दिया, तो क्या ये सही है? मेरे ख्याल बस देखें ना, मतलब आप जो ड्रामा देखें, ड्रामा जो है वो हमारा मतलब कट टू कट होता है ना, शॉर्ट होता है ना, और फिल्म वाइड होता है, वो स्क्रीन होती है, फुल फ्रेम होता है। तो ये शॉर्ट फ्रेम को उन्होंने फुल फ्रेम में क्यों डाल दिया उठा के? मतलब वो कहते हैं एक ही ड्रामे के जो खर्चा बना हमारा ड्रामा, उसी को फिल्म में बड़ी स्क्रीन में लगा के लोगों को बुला लो यार। जहाँ तक मैं समझती हूँ, मुझे ये लगता है कि उसकी सबसे पहली तो वजह ये है कि पीपल आर नॉट ट्रेन्ड फॉर फिल्म मेकिंग, वरना वो उस फिल्म को फिल्म की तरह बनाए। और सर, दूसरी बात जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि आई थिंक हमारे बजट्स इतने स्मॉल हैं
कि वो ड्रामे के टाइप पे के स्टाइल पे शूट करके और उसको वो बिग स्क्रीन पे डाल देते हैं। मगर ये भी तो गलत है ना। जी, मतलब आप ड्रामा बनाए तो ड्रामा ही रहने दें उसको, क्यों बड़ी स्क्रीन पर खामगा ला के मतलब आप खराब कर रहे हैं उसको। अपना भी कहते हैं, अपनी भी एक वैल्यू आप डाउन करेंगे कि यार कि बंदे ने फलाने बंदे ने देखो यार ड्रामा उठा के बड़ी स्क्रीन पे चला रहा है वो। क्योंकि हमारी, मैंने देखा अभी ज़्यादातर हमारी फिल्में जो है ना वो ऐसी ही हैं जी। नदीम बेग ने जो फिल्म बनाई, कुछ फिल्में बनाई, पंजाब नहीं जाऊंगी ये वो, मतलब वो है, वो फिल्म है, वो कॉन्सेप्ट भी फिल्म का है, एक्सपोजिंग भी फिल्म है, और पूरा मतलब फुल फ्रेम लेके उसको फिल्म के हिसाब से बनाए, फिल्म बनी है वो। मगर हमारे उसके बाद की कुछ फिल्में ऐसी हैं, मतलब कुछ क्या उसके बाद ज़्यादातर फिल्में ऐसी हैं कि जो ड्रामे को उठा के उन्होंने सिनेमा पे चला दिया। बिल्कुल जी, ऐसा ही। तो ऐसा मतलब ऐसे, इसके लिए हमारे कोई लोग बोलते क्यों नहीं है कि इससे आप फिल्म का जो एक है लोगों के जहन में उसका इमेज खराब कर रहे हैं ना। ये तो लोगों जो देखने वाले भी तो बच्चे नहीं, अब तो बच्चे है ही नहीं, अब तो छोटा सा बच्चा भी आपको इतनी चीज़ें उसमें टेक्नोलॉजी आ चुकी कि वो सारी चीज़ों उसका पता है कि ये क्या गलत और क्या सही है जी। मगर उसके बावजूद हमारे यहाँ बिल्कुल, तो बस यही विश की जा सकती है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, इम्प्रूव हो, उसमें फिल्म इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बेहतर आए, ट्रेनिंग आए, इंस्टीट्यूट्स खुलें, लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर मिले। और अब कंट्री में शायद चेंज भी आने वाला है, हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शंस के बाद अल्लाह करे ऐसा कुछ पाकिस्तान में हर फील्ड में इम्प्रूवमेंट आए। लगता है, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, यहाँ रहती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई बीइंग अ पाकिस्तानी, मगर बहुत सारी चीज़ों में हमारे यहाँ प्रोग्रेस नहीं है, तो बस विश की जा सकती है। तो एवरीडी में मतलब जहाँ एवरीडी आप एक मतलब फाउंडर है इंडस्ट्री का अगर देखा जाए तो एवरीडी ने बहुत सारे टैलेंट निकाले, तो फिल्म के लिए नया टैलेंट क्यों नहीं ऑडिशन क्यों नहीं करता, क्यों नहीं ढूंढ के निकालता। हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है। आप अपना सोशल मीडिया के आने से आप देखें कि एक से एक आवाज़ें, एक से एक एक्टर, लोग कहीं कोई गांव में बैठा है, कोई कहीं देहात में बैठा है, कोई कहीं वहाँ से जब वीडियो डालते हैं तो देख के हैरान होते हैं, यार क्या खूब गा रहा है यार, क्या खूब बोल रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या इसकी अदायगी है, क्या सब कुछ है। तो मतलब एवरीडी ये काम क्यों नहीं करता कि फिल्म के लिए नए टैलेंट निकाले, बजाय इसके कि हमारे ड्रामे के लोगों को उठा के फिल्मों में खड़ा कर दिया जाए कि दिन भर तो उन्हें हम ड्रामे, अब इतने चैनल हो गए कि हम उनको देखो तो हर चैनल पर कोई ना कोई आ ही रहा होता है ना। अब उसी को फिल्म में जाके देखें तो 1000 रुपये की टिकट लेके दिमाग खराब है, उसको तो आगे हम उस पर देखें जाके फ़ायदा किया। जबकि हमारे यहाँ अब कंटेंट भी नहीं है, कोई स्टोरी भी नहीं है, कोई एक नई चीज़ हो, नई कहानी हो, कोई बात हो तो आदमी जाए भी सही, एक्सपोजिंग भी वो नहीं है, तो फिर क्यों हम क्या करें, फिर कोई एवरीडे क्यों नहीं करते हैं। आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, एक तो ये बताएंगे कुछ लोग एक्टर बनना चाहते हैं, बड़ा शौक है जी, मैं एक्टर हूँ, अब तो टिकटॉक इन तमाम चीज़ों में लोगों को कर दिया कि हम सब एक्टर हैं, कुछ भी खड़ा होगा किसी के भी डायलॉग पे अपनी वो कर दिया कि तो मैं एक्टर बन गया। तो नए जो एक्टर्स या नए सिंगर्स अगर कोई बनना चाहें या उन्हें शौक है तो क्या उनको क्या करना चाहिए, मुख्तसर बताएं ज़रा हमारे लोगों को, हमारी नई जनरेशन को। जी सर, एज ए टीवी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मैं जब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से गुजरी हूँ, मैं ये समझती हूँ कि इनबॉर्न टैलेंट तो होता ही है, वो तो है, और कुछ में नहीं होता, लेकिन जिनको शौक है आई थिंक एक ट्रेनिंग लेना बेहद ज़रूरी है। हमारी मैं कराची की बात कर रही हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स खुल हैं, काफ़ी अरसे से हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग जो एक्टिंग में ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। आर्ट्स काउंसिल है, नैपा है, मतलब जो एक तो इस तरह से जगहें हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है सिंगिंग में भी यही है कि हर एक कोई चाहता है, बहुत सारे लोगों को गाने का शौक होता है और कुछ गॉड गिफ्टेड भी है, मगर मैं तो कहती हूँ जो गॉड गिफ्टेड भी हैं उनको भी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। लाजिम सुर ताल तो देखना है ना, गॉड गिफ्टेड तो अल्लाह ने आवाज़ अच्छी दे दी, आपको सूझ बूझ दे दी है, अब उसके अलावा आपको मतलब गाइड तो चाहिए ना रास्ते पे, किस रास्ते पे आपको सही चलने का रास्ता कौन सा आपका, वो तो बताएगा ना कोई। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी तो मसला है ना, हमारे नई जनरेशन सारे उस्ताद है ना, वो कहते हैं नहीं अरे मुझे तो पहले से सब पता है भाई, मैं तो सारे गाने गा लेता हूँ बैठ के, मतलब चाहे वो किशोर को, चाहे मेदी हसन का हो, चाहे नूरजहां को, चाहे लता को, सारे गाने गा रहे, कहते हैं मैं सिंगर हूँ भाई। हमारे ये भी मसला है, मगर ज़रूरी यही है कि आप अगर कुछ बनना चाहते हैं, जैसे मैसेज आया कि जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो एक्टिंग कहने में और करने में फ़र्क है। आप ये समझते हैं कि शायद कैमरे के सामने खड़े हुए वो जो आप देख रहे हैं बड़ी आसान सी चीज़ है, मगर वो आसान नहीं, वो एक शॉट, सीन तो छोड़े, सीन तो बहुत बड़ा होता है, एक शॉट के लिए कितनी मुश्किल होती है पता, वो एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ें, एक्ट से मुंह से बोलने से एक्टिंग नहीं होती, वो आपकी बॉडी वो भी एक्ट कर रही होती बाकायदा तौर पर, आंखें आपकी, आपके हाथ, आपकी बॉडी, तमाम चीज़ें आपके डायलॉग के साथ जब चल रहे होते हैं तो पता चलता है कि बंदा एक्टिंग कर रहा है ये।
और वो एक्टिंग नहीं होती, क्योंकि जब तक कि वो उस कैरेक्टर में डूब ना जाए। एक्टिंग तो वो होती है ना कि डूब अपने आप को लेस कर दिया उसने, तो वही होगी। मगर हमारे यहाँ तो बड़ी आसान सी चीज़। खैर बहरहाल जी, और अच्छा म्यूजिक पर भी आपने बड़ा काम किया, बहुत म्यूजिक पर काम किया, तो क्या कोई नई और क्या ऐसी खास आपने की है, कोई अचीवमेंट आपकी जो? जी एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने एवरेडी पिक्चर्स के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए, म्यूज़िक के वीकली शोज़ फॉर टेलीविज़न, जिसमें म्यूज़िक चैलेंज तो था ही, फिर उसके बाद म्यूज़िक मुकाबला था, फिर जियो का और इंडिया का एक जो कोलैबोरेशन था, गाएगी दुनिया गाएगी दुनिया, जी वो जियो का बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था, वो एवरेडी पिक्चर्स ने प्रोड्यूस करके दिया था जियो को। फिर लेटर ऑन भी मैं जहाँ भी मौका मिलता है, मुझे अच्छा कोई टैलेंट मिल जाए, जो न्यू जनरेशन में काफ़ी लड़के लड़कियां ऐसे, तो जो जितना आजकल अनफॉर्चुनेटली किसी भी चैनल पे म्यूजिक के वीकली प्रोग्राम्स को नहीं, म्यूजिक है हमारे कहाँ तो है नहीं सपोर्ट किया जा रहा, तो इनको मैं लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए कॉन्सर्ट्स कोई अच्छे हो रहे हैं, या मैं अगर बाहर ट्रैवल करती हूँ तो बाहर भी मैं आर्टिस्टों को लेके, और मैंने प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए। पाकिस्तान को हमने रिप्रेजेंट किया कुछ कंट्रीज़ में, और पाकिस्तान के नेशनल डेज पे जाके बड़े बड़े शोज़ किए, 23 मार्च का शो किया इस तरह से, और सिंध का सूफी मेला किया पाकिस्तान से बाहर। तो उस तरह से आर्टिस्टों को परफॉर्मेंस के लिए मौका मैं जितना दे सकती हूँ देती हूँ। और मेरा अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है जी, तो वो मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था कोविड के दिनों में, क्योंकि बिल्कुल भी कोई काम नहीं था, जीरो काम, कुछ तो करना ही था जी, और हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे, और उस वक्त तक वैक्सीन भी डिस्कवर नहीं हुई थी, तो जीरो वर्क एंड लॉट्स ऑफ डिप्रेशन कि हम काम नहीं कर पा रहे, तो मैंने घर से ही अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, प्लैनेट समीना के नाम से। अच्छा, वाह। तो उस पर मैं न्यू टैलेंट को, और कुछ ऐसा भी टैलेंट जो न्यू नहीं है मगर उनको प्रमोशन का मौका नहीं मिल रहा, मैं उनके छोटे छोटे वीडियोस इन पे डालती रही हूँ। तो और उसका नाम मैंने प्लैनेट भी इसीलिए रखा कि मेरे चैनल पे एक ही टॉपिक पे मैं चीज़ें नहीं डालती, डिफरेंट टॉपिक, जिस तरह एक प्लैनेट पे मिट्टी भी है, पानी भी है, जानवर भी है, इंसान भी है, पौधे भी हैं, तो इस तरह से उस पर सब चीज़ें होती हैं। कभी मौका मिलेगा तो आप जरूर देखिएगा मेरा चैनल। जरूर। अच्छा, मैं ये साथ साथ हमें कुछ मैसेज हम शामिल कर लें। परवेज बख्शी साहब बहुत शुक्रिया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और जी मानिक चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच। कोई मसला नहीं, आपकी ने जो बात लिखी वो तो समझ में आ गई हमारी, और जल्दी ड्राइविंग में तो यही होता है। ड्राइविंग में वैसे खासतौर पर बता दूं कि ड्राइविंग में आप ये काम ना किया करें तो अच्छा है। ड्राइविंग के दौरान आप मैसेज लिखें तो मुनासिब नहीं होता, या तो कहीं रोक कर लिखें तो सुकून से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, और अल्लाह ने खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो इसलिए थोड़ी केयर किया करें, आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। और उसके बाद जनाब फिर राबिया जावेद, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद उमर रियाज साहब कहते हैं ग्रेट जनाब एंड वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम टुडे, पाकिस्तान हैज़ ए ग्रेट कॉमेडियंस। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे और कॉमेडियन यकीनन आपको पता है कि आज वो तमाम नाम आज भी देखें तो मैं उम्र देख रहा होता हूँ, तो वो सारे आज भी मतलब लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है। तो ये यहाँ से हमारे यहाँ कुछ सिंगर्स वगैरह भी तो हमारे आप लेके गए कभी वहाँ पर इंडिया? जी हाँ, मैं 3 दिन का सिंध का सूफी मेला था न्यू दिल्ली में। अच्छा। और उन्होंने सिंध से आर्टिस्ट बुलाए थे। अच्छा। और सूफी आर्टिस्ट, तो वो हमने पूरा प्रोग्राम वहाँ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमें इनवाइट किया था। अच्छा। तो वो हम उस मेले में गए, यहाँ से पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को लेके गए। सनम मारवी जी थी, अल्लन फ़कीर साहब के साहबजादे थे, फ़हीम अल्लन, तुफैल संजरानी, इस तरह के जो सिंध के फोक आर्टिस्ट हैं वो हमारे साथ गए, उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया। बहुत बहुत सुपर डुपर हिट प्रोग्राम। और मैं सोच नहीं सकती थी कि इंडिया में दिल्ली में, जो कि बेसिकली पंजाबी स्पीकिंग ऑडियंस वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे इतने लोग आए सिंध का सूफी कलाम सुनने के में, और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में मेरे साथ एज ए प्रोग्राम कॉम्पेयर मिसेस मेहताब अकबर राशदी भी चली थी। उनकी नॉलेज और माशाल्लाह उनकी बातचीत और स्पीच इतनी खूबसूरत है। वो मेहताब अकबर राशदी हैं, खुरशीद शुजात है, ये दोनों तो हमारे पीटीवी की फाउंडर मतलब कॉम्पेयर है ना, फाउंडर कॉम्पेयर। और उसके अलावा मैं यंग जनरेशन के जो न्यू आर्टिस्ट हैं जो गीत वगैरह गाते हैं, उनको भी मैं अक्सर बाहर मेरे साथ उन्होंने ट्रैवल किया है। अमीर अली हैं, कामरान सगू हैं, कामरान सगू हैं, और सगू अच्छा गाते हैं कामरान। अमीर अली तो फिल्मों में गा चुके हैं। बिल्कुल, तो जितना हो सकता है मैं इनको। अच्छा, हमारे इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान में वो म्यूजिक, अब वो बात रही नहीं म्यूजिक की, क्यों, क्या वजूहत है? म्यूजिक दब क्यों गया, खत्म क्यों हो गया, क्या वजह है? सर अगेन वही बात है कि लोगों की थोड़े सा थॉट प्रोसेस, कुछ माइंड्स चेंज हुए, म्यूजिक की तरफ इतना
ध्यान इतना नहीं दे रहे जितना पहले था। और पहले एक धुन बनाने के लिए हफ्तों म्यूजिक कंपोजर्स बैठते थे, धुन क्रिएट की, फिर रिक्रिएट की, फिर उसको ठीक नहीं लगा, फिर सही की, फिर दोबारा की। तो अब आजकल डिजिटल का ज़माना आ गया, तो धुनें भी डिजिटल बन रही हैं। तो इस वजह से आई थिंक इतना इम्प्रेसिव नहीं है म्यूज़िक अब। हालांकि बहुत अच्छा पॉपुलर म्यूज़िक बन रहा है, मगर आई थिंक उसकी रिकॉल वैल्यू इतनी नहीं होती, थोड़े दिन बाद उसको भूल भाल जाते हैं। म्यूजिक अच्छा बनता है, एंजॉय करते हैं। मतलब माजी में तो देखें, माजी का जो म्यूजिक था कि उसमें सीडीज भी और कैसेट्स भी आती थी बेपनाह, और दुनिया भर में हमारे यहाँ से मतलब एक्सपोर्ट होती थी तमाम म्यूजिक। मगर अब तो बिल्कुल हमारे वो सिंगर्स भी अब तो नजर नहीं आते। जी हाँ, तो बस आई होप कि इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आए और लोग इस तरफ भी ध्यान दें। और एक्टिंग के हवाले से क्या कहती हैं आप? एक्टिंग में हमारे जो एक्टर हैं, हमारे मतलब एक्टिंग में वो हमारे बहुत सारे सीनियर्स माशाल्लाह हैं जी, मगर उन जो हमारे फिल्म के जो सीनियर्स हैं हमारी आज की जो ड्रामे में, उनको क्यों नहीं मतलब मौका क्यों नहीं दिया जाता? बहुत दिक्कत होगा किसी को, अगर वरना वो बेचारे घरों पे बैठे, कोई उनको पूछता नहीं। अब नए डायरेक्टर से अगर बात की जाए तो वो यही होती है कि जी अब उनका दौर ही नहीं। तो क्या मतलब एक्टर अगर आर्टिस्ट पुराना हो जाए तो उसका दौर ख़त्म हो जाता है? सर मैं तो ये फील करती हूँ, जिस ज़माने से मैं इस फील्ड में आई हूँ और मैं जिन चीज़ों से गुजरी हूँ और जो एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं तो कहती हूँ ओल्ड इज़ गोल्ड। आप अपने पुराने आर्टिस्टों को ज़रूर अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल कीजिए और दूसरी कंट्रीज से आप सबक हासिल करें। वो लोग आज तक अपने पुराने आर्टिस्टों को मतलब लाजिम उनकी पॉलिसी में शामिल है, पॉलिसी में उनके बड़े बड़े ट्रिब्यूट्स होते हैं उनको। ये जो रियलिटी शोज हो रहे हैं उनमें एज ए जज, एज ए गेस्ट बुलाया जाता है और उनको इनका इंट्रोडक्शन कितना ज़बरदस्त कराया जाता है। तो हमें भी अपने आर्टिस्टों के, तमाम आर्टिस्टों की, चाहे एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, म्यूजिशियंस हों, पोइट्स हों, जो भी हैं, जो पुराने हैं, उनकी नॉलेज से, उनके एक्सपीरियंस से हमें गेन करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए और जितना हो सके हमें उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो क्यों ना मतलब हमारे यहाँ अगर जो हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स की मतलब एसोसिएशन बनी हुई हैं सारी, अगर ये तमाम चीज़ें पॉलिसी में शामिल करते हैं, कोई हर ड्रामे में भाई 2 कम से कम सीनियर या 3 सीनियर होंगे, पुराने हमारी फिल्म के 2 जो लोग हैं शामिल अगर करते हैं तो फिर तो लाजमी शामिल होंगे भाई। तो अब वरना मर्जी पे तो उनकी मर्जी ले नहीं, बिल्कुल ये होना तो ऐसा होना चाहिए ना। बिल्कुल आई एग्री विथ यू। और कोई और दूसरे ये पॉलिसी हो, कोई एकेडमीज हो जिसमें ये लोग इनको उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमारे सीनियर्स हेड करें। लाजिम बात है, मतलब देखे ना, अब आर्टिस्ट अगर सीनियर हो गया तो ये तो नहीं कि वो खत्म हो गया बेचारा, वो जिसने पूरी अपनी जिंदगी इसी काम में दे दी, अब उसके बाद घर में उसके खाने को नहीं, पूछता नहीं। बिल्कुल। और वैसे तो अप्रिशिएट बहुत करेंगे, मतलब उनकी बर्थडे विशेष भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर काम नहीं देना उनको, काम नहीं देते हमारे यहाँ। मैं बल्कि इसके लिए तो बल्कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा सतीश साहब को भी किसी दिन जो है वो इनवाइट करूंगा प्रोग्राम में, क्योंकि सतीश साहब जो बात करेंगे वो तो माशाल्लाह नॉलेज का वो तो भाई उनके लिए प्रोग्राम भी 2 घंटे का रखेंगे। बिल्कुल, वो तो एक नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया है और बातचीत भी बहुत अच्छी करते हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ। मैं इंशाल्लाह आऊंगा किसी दिन, उनसे मिलूंगा जरूर। अच्छा, आप अपना बताएंगे, अब आपका फ्यूचर, आप इस वक्त क्या आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, क्या आप कर रही हैं, फ्यूचर आपकी प्लानिंग क्या है? सर मेरी यही प्लानिंग है कि मैं पाकिस्तान का जो न्यू टैलेंट है, स्पेशली सिंगिंग की फील्ड से और म्यूजिक कंपोजर्स एंड सिंगर्स, इनके लिए मैं कुछ आगे के लिए प्लान कर रही हूँ कि इनके लिए कोई वीकली बेसिस पे होना चाहिए ताकि इनको अपना टैलेंट को शोकेस करने की कोई जगह मिले। बिल्कुल जी। और वैसे मेरा शौक डॉक्यूमेंट्रीज भी है, तो मैं पाकिस्तान की जो बहुत सारी बनाई, मतलब काफी डॉक्यूमेंट्री बना चुकी हैं, जो पॉजिटिव पाकिस्तान के एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के मैं ज़रूर पूरे वर्ल्ड में चाहती हूँ कि प्रमोट हो, लोग देखें पाकिस्तान का, सिर्फ नेगेटिव फेस ही नहीं देखें, हमारे बहुत सारे पॉजिटिव एंगल्स। लाइफस्टाइल अवार्ड को भी आपने कवर किया था क्या उसके लिए? जी, फॉर सम इयर्स आई वाज ऑन द जजेस पैनल फॉर लाइफस्टाइल अवार्ड्स, तो मुझे उन्होंने ऑनर दिया था कि आई वाज वन ऑफ द ज्यूरी मेंबर्स आल्सो। तो सुना है कि उसमें कुछ अवार्ड बिकते भी हैं, कुछ पर्चियों में भी अवार्ड चल रहे होते हैं, सच्ची मुची वैसे? जी सर, बिल्कुल सच बता रही हूँ, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास एक भी पर्ची नहीं है। हमने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ऑनेस्टी से, हो सकता है उस वक्त ये ईमानदारी चल रही हो या आपकी तरफ जो जिस पोर्शन में आप बैठी हो वहाँ ईमानदारी होगी। तो आजकल प्रेजेंट सिचुएशन में मैं नहीं बता सकती, लेकिन जब तक मैं कर रही थी उसमें। आपने कब तक कर रही ज्यूरी में आप उनकी? सर ये
प्री कोविड जो अवार्ड्स हो रहे थे, कोविड के ज़माने के बाद से फिर वो आई थिंक इतना नहीं वो रहा, लेकिन प्री कोविड में होती थी और मेरे पास एक भी पर्ची नहीं आई। चले, बहुत शुक्रिया आपका, और मुख्तसर रही गुफ्तगू मगर अच्छी गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, फिर कभी आपको तफसीली गुफ्तगू कभी बुलाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी आपसे। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मुझे आके बहुत अच्छा लगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर FM 100। थैंक यू जी, थैंक यू। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अब होगी पीर की रात को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह ने निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश रहें, सलामत रहें और बस भला चाहेंगे तो भला होगा, बुरा चाहेंगे तो बुरा होगा, क्योंकि हम कुछ भी कर लें मगर हमारे जहन में क्या, हमारे दिल में क्या है, ये हमारा रब जानता है। इजाज़त दीजिए। अब अजमल शोबी।